You all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। दोस्तों कैसे कोई चीज़ें लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, क्या इसके बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बने रहेंगे हमारे साथ श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। चलिए पीडीएफ से पीडीएफ है उससे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इट्स एन एनसीईआरटी बुक। ओके, तो 2 मिनट दीजिएगा, गिव मी 2 minutes ओनली, वी विल कंसिडर इट। जस्ट अ सेकंड। उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है जिसने ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। और अगर इससे आपको फायदा होता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। 2 मिनट दीजिएगा मुझको so that you can upload the PDF for you. Okay, yes, give me 2 seconds only. So in this PDF it is mentioned here that life processes, coordination and all the life processes एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ऑर्गेनिजम्स में। इसका मतलब जीवन से क्रियाएं हैं, वो जीवन से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों, कैसे हमें पता चले कि जीवन जो है किसी भी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो द फर्स्ट केस यहाँ पे हम क्लियर करेंगे दोस्त, देखिएगा कोई भी चीज अलाइव है, अलाइव एंड व्हाट इज नॉट। सो इफ वी आर थिंक दैट there are 2 categories of living beings. Living beings are biotic and living beings are abiotic in nature. And if we are seeing a dog running on the road, he is alive. Cow chewing cud, he is alive. Na? And a man shouting loudly on the street, it means in all the scenario of the examples, we are seeing that something is happening and some process. So we can say here that some of the processes are responsible for the organism that are alive in nature. वो जिंदा हैं, वो कैसे जिंदा हैं, आइए समझते हैं कई सारी बातों को। और किसी आपके इम्पोर्टेंट मैन की, ह्यूमंस की, तो ह्यूमन कैन रेस्पायर और रेस्पिरेशन से हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। दोस्त ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एंड इन दैट केस वी कैन डिटेक्ट दैट these are having life in them, just like we animals and other organisms such as plant also are alive, but they cannot respire as we are. हाँ, वो अपने जैसे सांस नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी हम उनको पता कर सकते हैं कि वो अलाइव है, क्योंकि हवा चलने पर पेड़ पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, एक और बात, हवा चलने पर से पेड़ पौधे लोकोमोशन करते हैं, भले ही वो
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट वो अपने ब्रांचेस को, अपने लीव्स को हिलाकर, शेक करके अपने जिंदा होने का प्रमाण देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें उनके और की कलर पिगमेंट कहीं लाइव होने का संकेत मानते हैं प्लांट्स के अंदर। याद रखिएगा कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो हरी नहीं होती, ठीक है, फिर भी वो प्लांट क्या हरा होना प्रमाण है इस बात का कि वो जिंदा है? नहीं दोस्तों, किसी भी ग्रीन प्लांट में अगर हम देखते हैं तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आप जानते हो, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बिना ग्रीन होते हुए भी वो अलाइव होते हैं, ठीक है दोस्त। इसके अलावा हम बात करें कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, ये भी जिंदा हैं, ठीक है। बट अगर बात करें कुछ वायरस की, याद रखिए ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, यू कैन रीड इट वेरी वेल, ठीक है। अगर बात करें कि उस वायरस, तो वायरस को अगर हम देखें या सेल्स को देखें, सेल्स के अंदर भी जीवन है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल वी कैन क्लासिफाई द टू कैटेगरीज, वन इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। We are talking about viruses show molecular movement in them which can detect that they are alive. So one of the major important point here about the virus is the chain of living and non-living beings. These are the chain and act like a chain between living and non. मतलब निर्जीव जो लोग हैं, जो जीव हैं, उनके बीच की कड़ी को हम वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। प्लांट करेंगे मूवमेंट, पर अगर कुछ चीजों को देखा जाए जैसे माइक्रोस्कोप लेवल पर कुछ माइक्रोब्स को देखा जाए, तो वहां पर मॉलिकुलर मूवमेंट होता है जो ज्यादा होने का प्रमाण होता है दोस्त, क्लियर है? ये सब बातें आप समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि टिश्यूज हैं, हाँ, सेल्स, सेल्स जो है, सेल हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, क्लियर करेंगे बात। those cell which are similar in structure and same similar function, these are having the issue। टिश्यू क्या कहते हैं कि अगर दो तीन चार पांच बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक निर्माण करें, एक हम कहते हैं टिश्यू कहा, याद रखिएगा। Because of the effect of the environment, they can organize order nature of the living organism is likely to keep breaking down. Living creatures must keep preparing maintenance their structure। मतलब क्या होता है कि सेल्स जो है हमारे अंदर, आपको मैंने बताया था कि 3 ट्रिलियन सेल होती हैं हमारी एवरेज ह्यूमन, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर। अब ये दोस्तों पूरे जीवन काल में हमारे कुछ सेल्स रीजनरेट होती रहती हैं, मतलब मरती रहती हैं और फिर जिंदा हो जाती हैं, मतलब रीजनरेट होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ कि nerve cells are only those cells which cannot be regenerated. Once they created, they will not be. Once they created, they will dead. But at the time, हाँ टाइम पीरियड होगा, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे, फिर वो रीजनरेट। दिमाग की दिमाग की जो नसें होती हैं, या हम कहें दिमाग की जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, वहां पर धीमे 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 क्या होता है, उम्र गुजरने के साथ याददाश्त कमजोर होती है। ये होता क्यों है? क्योंकि नर्व सेल धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग ये कहलाती होती है, और इससे व्यक्ति की याददाश्त और जो आपकी जितने भी इंद्रियां हैं लोग करती हैं, जैसे आप, वो नर्व सेल का ही काम है, जो नर्व सेल है पास पास, मतलब जो पूरे जीवन काल में हो रही दौर में अवस्था है, जो भी लाइफ मिल रहे हैं उसके दौरान वो अच्छा काम करी, बट एट द लास्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ
when we are in old age, then they cannot, hence they cannot be regenerated yet. So they are not able to recall the things. Okay, तो नर्व सेल वहां पे काम ही नहीं कर रहे, इस वजह से ये चीजें होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। टिश्यू जैसे आपको चोट लग जाती है तो टिश्यू ही वह चीज होती है जो आपको आपकी स्किन को रिकवर करने में, ब्लड को रिकवर करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द 13 केसेस विच आर फंक्शनिंग इन दैट केस। क्लियर है? आप देखते होंगे कि आपने एक ऐसे चबाया अपनी खाल को और थूक दिया, तो जो आपने जो चबाया है उसको हम टिश्यू कहते हैं, है ना? तो these are the cells which are connected having the same structure and function। टिश्यू समझ आया? क्लियर हुआ दोस्त? अब आगे चलते हैं। याद रखिएगा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। हमें देखो समझो कि ऐसा कौन कौन सी चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शंस लाइफ साइकिल में होते हैं। लाइफ प्रोसेस होती क्या क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए, लाइफ प्रोसेस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल करती हैं और उन्हीं के दौरान हम जान सकते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस हो रही हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं, लेट मी टेक द स्लाइड सेकंड एंड हियर इट इज मेंशन्ड ओवर एनसीईआरटी दैट सम ऑफ द फंक्शंस को हम देखकर ये बता सकते हैं कि वो क्या है, वो चीजें चल रही हैं, हो रहा है। The process which together perform their maintenance job process। समझो, आप अगर सो रहे हैं या आप अगर जग रहे हैं, फिर भी आपके भीतर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोसेस कैरी आउट होते रहते हैं, तो उन्हीं को तो हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सोते समय भी आप सांस लेते हो, सोते समय भी आपका डाइजेशन होता है, सोते समय भी आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, सपने देख रहे होते हो। So these are all the life processes which are happening। Okay, so these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown of energy। अच्छा, इसमें एनर्जी भी क्रिएट करेगी, एनर्जी का डैमेज होगा, यहाँ की का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये एनर्जी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को लेने के बाद आती है बॉडी के अंदर। सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अगर हम बात करें तो जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वही इस प्रोसेस को, इन सारी प्रोसेस, ठीक है, समझ रहे हैं वो बातों को? न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलने से बातें होंगी। सो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, लाइफ ऑन अर्थ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा एक और बात, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे इन सभी बातों को करते हैं। कॉम्प्लेक्सिविटी जो है कार्बन सोर्सेस की, ये एक अदर फैक्टर हो जाता है न्यूट्रिशनल पर्पज में। आप देखो डिफरेंट जो कार्बन हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल पर्पज में यूज किए जाते हैं। अगर बात करें इसके कंट्रोल की, ठीक है, बात करें इसके सोर्सेस की, तो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है दोस्त? अच्छा, कुछ सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की जो नेसेसरी होती हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। सो देयर आर सम ऑफ सीरीज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, और वहां पर होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, कुछ कॉमन रिएक्शंस में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स हमारे अंदर होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन के चलते काम करेंगे। यहाँ पे आप बात समझिएगा इस चीज को। फॉर दीज मैनी ऑफ द मैनी कॉमन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। याद रखो, ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, और वो ऑक्सीजन जो है वो अपना काम करके CO2 के रूप में बाहर। क्लियर है दोस्त? ब्रेक डाउन होंगे फूड आइटम्स और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो सेल्स में स्टोर हो जाएगी। टीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स करेंगे स्टोर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल में अभी बात करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं? आई होप दिस इज क्लियर है। अगर आप चीजों के लिए देखें तो आप देखिए, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक in food yes or removal of waste may be the entire surface of the is in contact with the environment। आप देखोगे
सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी का, समझिए कि आपके बॉडी के भीतर पूरे जीवन काल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होती हैं, इन सभी के लिए होगी एनर्जी चाहिए होगी। अब इस यहाँ पर हम करने वाले नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकती है जो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन the what transportation of different types of food is carried by the different body organs, and this food or समय समय different types of से होकर गुजरती है और वहां से कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, दोनों कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। बस आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। अब बात आती है सबसे पहला जो चीजें होती हैं, लेट अस कंसीडर दैट these processes are very essential for being alive। क्लियर, बात करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहला न्यूट्रिशनल। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू या न्यूट्रिशन माने पोषण, भी जो जिंदा है वो न्यूट्रिशन करेगा, न्यूट्रिशन को we are we are using up energy, and this energy is given by nutrition. Suppose that we are eating the food, and this food is generally obtained by different surrounding। ठीक है, आप सब्जी खाते हैं, आप मीट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना, वैगन वैगन है तो शाकाहारी होंगे, अगर मांसाहारी हैं तो आप कुछ और लेंगे। तो दैट इज द अनदर थिंग, बट न्यूट्रिशन आपको जरूरी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस। हमने ये एनवायरमेंट में, आवर एनवायरमेंट एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं जाके, उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग, सो वहां आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पे आप समझिए मेंटेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बॉडी, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपनी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी से प्राप्त होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे, तो वहां पे क्या करेंगे, वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी देंगे, जो हम खाना खाएंगे वो वहां से मिलती है। ठीक है, और ये चीज हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, वो चीज समझ रहे हो। अभी कहते हैं ना कि आज तो हमने इतना खा लिया कि अब पेट भर गया है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, बहुत सारी एनर्जी भी तो लेंगे, वो एक पूरा डाइजेशन होगा। क्लियर। अगर बात करें हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग हैं, वो कैसे अपना खाना लेते हैं। सो जनरल डिस्कशन के लिए हम अगर देखें तो आप जानते हो इन जूनियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस कि इनऑर्गेनिक जो सोर्सेज है फूड के, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, मिलते हैं कहाँ से, ये मिलते हैं हमें अपने ऑर्गेनिज्म से, मतलब हमारे जो एनवायरमेंट से है वो। क्लियर। Some on the basis of the nutrition value, we can categorize the two things. One is autotrophic nature, and second is heterotrophic nature. Heterotrophic nature. So autotrophic are those organisms which can make their own food. ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, इन सभी चीजों को मिलाकर जो जो ऑर्गेनिज्म अपना स्वयं का खाना बनाते हैं उनको सब पॉरो कहते हैं। और आता है ग्रीन प्लांट और होते हैं जो आपका खाना बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगर बात करें कार्बन की, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट आर फॉर synthesis
This is called photosynthesis process, which we have learned about this. Okay, in this process, the autotroph can convert the starch form stored form, ठीक है, एनर्जी में बदल लेते हैं अपने आप को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे विल एक्ट लाइक अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप याद रखिए, ध्यान दीजिए कि अगर मान लो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो पानी है और क्लोरोफिल जो हमें पत्तियों में हरित पत्तियों में मिल रहा है, ठीक है, वहां पर वो क्या करेगा, वो क्या बना लेगा, बताओ बताओ, वो बना लेगा ग्लूकोज। याद रखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिया गया है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, याद रखिए, जस्ट ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, CO2, 6 CO2, यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं और 12 मॉलिक्यूल्स H2O के हैं। ये मतलब बैलेंस करें। अगर मान लीजिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये बना लेगा क्या, ग्लूकोज बना लेगा, क्लियर है। और वो ग्लूकोज एनर्जी का एक सोर्स होता है, याद रखो। इसके साथ जो हमें बताते हैं कि हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दिस इज द ऑक्सीजन विच विल बी यूटिलाइज बाय ह्यूमन बींग्स। फिर इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल मतलब H2O का भी बनेगा, वाटर का। क्लियर है बात, समझ रहे हैं। एक और बात मैं बता कि इन दिस प्रोसेस व्हिच इज photosynthesis, some some starch would be also formed in this process। एंड ये स्टार्च जो है, वो स्टार्च जो है दोस्तों, ये कहाँ पे बनती है, ये स्टोर रह जाती है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट के जो आपका पार्ट है उसमें यूज्ड रिपीटेडली एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये याद, ठीक है दोस्त, समझ आया दोस्त, क्लियर करेंगे बातों को। अब आगे चलेंगे, देखो समझो, कुछ चीजें हैं जहां पे आप ये मानते हो कि सम बायो कैटलिस्ट आर देयर। यहाँ पे आप देखो एक चीज छूट रही है कि यूज बायो कैटलिस्ट एंड दीज बायो कैटलिस्ट आर फॉर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड जो है आपका लाइफ प्रोसेस को यहाँ पर बनाने के लिए वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। These are biocatalysts. Catalysts are those which can increase or enhance or decrease. And तो ये आपकी कैटलिस्ट जो है, ये स्पेशल टाइप ऑफ जो आपके यहाँ पर बायो कैटलिस्ट बताया गया है, ये स्पेशल अवस्था है जो किसी भी रेट ऑफ को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं विदाउट टेकिंग अ पार्ट इन द रिएक्शन। वो इन्वॉल्व तो नहीं होते रिएक्शन, पर फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये याद रखिएगा जब केमिस्ट्री का अंदर भी पढ़ते हैं और बायो। क्लियर है, आगे चलेंगे दोस्त, देखो जस्ट अ सेकंड, क्लियर है, ये बात समझ आ रहे हैं। चलिए अगर बात करें कि फोटोसिंथेसिस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। पहला यहाँ देखो, ये फिगर आपको दिया गया है, पत्तियों का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। मिडरिब है, लैमिना है ना, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, वेन है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। पत्तियों के भीतर जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है, माने क्लोरोफिल में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, तो आप स्पोर्स कहते हो, टाइनी स्पोर्स, लीफ में टाइनी स्पोर्स कहते हो। उसके भीतर एक ग्रीन कलर पिगमेंट पड़ा होता है, जिसका क्लोरोप्लास्ट कहते हो। उसमें ही आपको क्लोरोफिल मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो पत्तियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, और दूसरा है लोअर एपिडर्मिस। कुछ चीजें हवा को प्रदान करती हैं, आदान प्रदान, ये हवा का एंट्रेंस कराएंगी पत्तियों के अंदर, जिससे वो सांस ले सकती हैं, जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। दोस्त याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ respiration in the leaves
and in the plants this is already called, this is called what, diffuser। ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि अगर पौधों में ज्यादा पानी होता है उस केस में पौधे खुद का पानी छोड़ते हैं और ये पत्तियां जो हैं वो पत्तियां करती हैं और ये एयर स्पेसिस ही वहां पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पानी जो ज्यादा है उसको वाष्पीकृत करके ऊपर ले जाने, ठीक है, बाहर हटा देते हैं इन द फॉर्म गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो समझो क्लोरोप्लास्ट समझ गए। क्लोरोप्लास्ट में जो आपको ग्रीनिश पोर्शन दिख रहा है ये ग्रीनिश पिगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर आप दो कर रहे होगे, साइलम और जाइलम। ठीक है, ये वस्कुलर टिश्यू का के अंदर दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम और एक होता है जाइलम। जाइलम बहुत ही जालिम होता है, कहता है कि हम पौधों को केवल पानी देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। फ्लोएम जो है वो हम केवल खाना खिलाएंगे बट खाने देंगे, पानी नहीं देंगे। सम क्रिटिक्स which I just now कि जो है xylem is an important vascular tissue. This is transportation of water but not food. But phloem is the only vascular tissue that can be used for the transportation of water, sorry, food. Okay, यहाँ पे आप देखो जो है वो फूड कौन देगा, फ्लोएम देगा, फूड्स ऑफ फ्लोएम। ऐसे आप जाइलम माने जल, जाइलम माने जल, जाइलम जल, जल माने पानी और फ्लोएम देगा फूड, फ्लोएम याद कर सकते हो। क्लियर है? तो बातों को चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं जो है वो सारी बातों को एब्जॉर्ब, ग्रीन कलर को इमिट करता है, इस वजह से आपको पत्तियां हरी दिखती हैं। सेकंड पॉइंट आउट कीजिएगा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कन्वर्जन, सॉरी, conversion of light energy to chemical energy, splitted of water molecules into hydrogen and oxygen। मान लीजिए यहाँ पर पौधे क्या करते हैं, पौधे दोस्तों पानी से दो चीजों की गैस बना ले, दो गैसों को बना ले, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। क्लियर है? ये कन्वर्जन हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम इसको उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करा जा सकता है। दूसरा यहाँ को रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आप क्या क्या देखे हो रही थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो सीधा जा रहा है किसके पास, ग्लूकोज के पास। वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज किसके पास चला गया, उसके पास, वहां तो रिडक्शन हो गया। आप समझ पा रहे हो बात को? चलिए अगर हम बात करें कुछ ऐसे इलाकों की, जैसे मान लीजिए डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जीरो फाइट पाए जाते हैं, वहां पर जो प्लांट पाया जाएगा उसको दोस्तों हम जीरो फाइट कहते हैं, ये अपनी कॉपी में आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रात के दौरान लेते हैं एंड इन दैट पीरियड दे विल प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। याद रखो। ठीक है, आगे चलेंगे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आप करोगे ऑब्जर्व इसको, लीफ, तो आपको माइक्रोस्कोप लेवल पर यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे थे, लीफ के इंटरनल पार्ट दिख रहे थे, वो कुछ देखिएगा तो चीजें को आप वहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, स्कूल में आप करते हो। आइए समझते हैं, एक एक्टिविटी है। आप कि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक ग्रीन लीफ ले, पत्ती ले और उस पर कुछ स्टार्च की बूंदें, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टार्च की बूंदें, या फिर हम कहें, देखो समझो, यहाँ पत्ती के भीतर स्टार्च होता है कि नहीं होता है, मतलब पत्तियों ने खाना बनाया और वो खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये अभी है कि नहीं है। उसके लिए आपको डिप करना होगा पत्ती को डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और वो डाइल्यूट कुछ मिनट के लिए आपको पत्ती को डाइल्यूट जो आयोडीन का है उसके अंदर डिसॉल्व करना होगा, मतलब डुबो
दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि उस पत्ती का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लैकिश ब्लू हो जाता है या ब्लूइश ब्लैक हो जाता है, ठीक है। वो नीला काला हो जाएगा। अगर नीला काला हो जाता है तो आप समझिएगा कि वहां पर वो पत्ती जो है उसके अंदर स्टार्च है। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आगे ओके। तो हियर इट इज अनदर पोर्शन ऑफ ये पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर यहाँ पर आप देखो स्टोमेटा टाइनी पोर्स दैट आर स्टोरिंग द देयर आर हैविंग द टू पोर्शन, यहाँ पर ओपन के फॉर्म में दिखा और ये क्लोज के फॉर्म। स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होकर बार्ड सेल वगैरह ये सब, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट स्टोर कर लेते हैं। यहाँ का बीच पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड मूवमेंट करेगा और वो आप गार्ड सेल जो है, ठीक है, और जो स्टोमेटोपोर है। यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं आपको, जो गार्ड सेल जो है वो पानी को पकड़कर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, गार्ड सेल पानी को ले लेंगे और वो स्वेलन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। अब ये ओपन होकर पानी को हटा सकती हैं और श्रिंक ओपन होकर पानी को अंदर ले लेंगे। जब खुल जाएंगे तो पानी इसके भीतर भर जाएगा और जब ये श्रिंक होंगे तो पानी छोड़ देंगे। एक और बात, जब तब जो है पत्तियों में जो स्पोर्स होते हैं उनके लिए अगर कहा जाए तो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट होता है, आप खाना तो सुबह मॉर्निंग में उसको स्किप करते हैं, बट यहाँ पर अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के भीतर समय समय पर वेस्ट रहता है जो उसके लिए कोई अनवांटेड पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल स्पोर के थ्रू वहां पर आउट हो जाता है। आप देखते हो पत्तियों में जो अनवांटेड है पार्टिकल्स या ऐसे चीजें जो बहुत बेकार है, उसके लिए यूजफुल नहीं है, तो वो ब्लैकिश रीजन हो जाता है। पत्तियां अपना वेस्ट मटेरियल इस स्पोर से ब्लैकिश पार्ट में निकाल देती है। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस। पर आप बात समझो कि डिफ्यूजन जो है वो पत्तियों की स्पोर्ट्स फोटोसिंथेसिस में पत्तियों की स्पोर्ट्स कराएंगी और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है अगर निकाल देना है, एक्सक्रीशन है, वो भी पत्तियां करेंगी। तभी पत्तियों में जो आप ब्लैकिश रीजन देखते हो वो उसी की वजह से, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं बात को। एक्टिविटी छोड़े दे रहा हूँ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है का, इसमें हम करेंगे चीजों को देख लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे कि टू एक्टिविटीज परफॉर्म करें, बताया गया यहाँ पे आप समझोगे। जनरल पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है रूट का, ठीक है। रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट vital role, and in this process roots carry out nitrogen, phosphorus and magnesium. They are nutrients which are transported to leaves, ठीक है, in the form of वाटर के साथ मिक्स होकर आगे तक जाती है, सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का कंपाउंड्स बनते हैं दोस्त। ये बहुत इंटरनल पार्ट है आपका इसका फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का। अगर बात करें कुछ आपको आता है यहाँ पे समझिए, ये जो है प्लांट जो है आप समझो आप जनरल पार्ट है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पृथ्वी में यानी वायुमंडल में 78% आप देखो क्या है, नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। वो अदर थिंग है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी 4 हो गया है, तो यहाँ पर कार्बन इमिशन। तो पहला पार्ट क्या बताया, 78% जो नाइट्रोजन है वो जनरली प्लांट जो है नाइट्रोजन साइकिल को इस्तेमाल करके ना, वहां पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो राइजोबियम, इस तरीके से वो प्लांट जो है वो 78% जो है चीजों को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, इसी को कहते हैं नाइट्रेट्स बदल देंगे। और ये नाइट्रेट हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट
और जो है प्लांट का वो करा। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीनेशन। क्लियर है? यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल बहुत हेल्प करती है हम लोग इस चीज को। हाइड्रो हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे सेकंड वाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए आप बात करेंगे प्लांट्स होते हैं जो पिक्चर प्लांट हो, ठीक है, जैसे पिक्चर प्लांट, जैसे नेपन्थीस है, जैसे वीनस फ्लाइट्रेप, वो अपना खाना नहीं बना पाता है, वो दूसरे करके अपने नाइट्रोजन की नीड करते हैं। वो स्मेली स्ट्रक्चर होते हैं, स्मेल छोड़ते हैं, और स्मेल छोड़ने पर क्या होता है कि उनके उनके जो चीजें हैं, उनकी जो चीजें हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसे चले जाते हैं। मान लीजिए कि पूरे दिन भर वगैरह हैं या चूहे वगैरह हैं और उन्हें पूरी तलाश करेंगे, और वो कभी कभी तलाशते हैं, तो रात में जब तलाशेंगे तो वहां से वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ठीक है, वो स्मेल छोड़ते हैं, और हमें मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई फूड है या कोई ऐसा आपको प्रोवाइड खाने की तलाश के दौरान वो वहां फंस जाते हैं। और जब तुम तो इसी वजह से है कि बुलाती है घर जाने का, वो बुलाएगा फिर जब प्लांट आपको बुलाएगा, बट स्मेल लाइक स्ट्रक्चर भी छोड़ेगा, मतलब स्मेल छोड़ेगा, फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं ये, ठीक है, बहुत। और उस प्लीजेंट फ्रेग्रेंस की वजह से प्लांट फंस जाता है, तभी तो कहते हैं जाइएगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि सोर्स है, ठीक है, जैसे ग्रास है, जैसे डियर के लिए घास है, काऊ के लिए क्या है, लॉइन के लिए क्या है, कुछ और चीजें हैं। हेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन plant who do not make their own food but depend on the autotrophs and for their nutrition value। तो यहाँ पर वही चीज है। एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ फंगस को देखें, फंगस जो है मोल्ड में बदल देते हैं ईस्ट, ठीक है, हेरोट्रॉपिक मोड के नीचे आती हैं, आप समझो, तो वो खाना लेते हैं, ठीक है। आप बात करेंगे किसकी, अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अमरवेल है, खसखटा जिसको बोलते हैं, टिक्स है, लाइस है, लीची है, टैप वॉर्म है, ये सब बच्चे दूसरे के सिम्बायोसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू को, ये यहाँ पर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बाकी बातें क्लियर है, बात समझ रहे हैं? यहाँ तक आप क्लियर हुआ सारी बातें। इसका पार्ट 2 हम कल बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तब तक आप विशेष ध्यान रखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपको आता है जो यहाँ पर क्लियर करना है, वो आप टॉपिक के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात हम समझेंगे, जो जो किसी बात है, मान लीजिए न्यूट्रिशन है के अंदर हो रहा होता है, वो कैसे हो रहा होता है, वो अपने आप को फ्रेगरेंस में, वो अपने आप को, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस पर डिवाइड हो जाता है और फूड पार्टिकल वहां पे प्रे के हिसाब से वो फंस जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडिया है, ठीक है, सीडोपोडिया है यहाँ पे, वो सीडोपोडिया क्या करेगा, वो सीडोपोडिया इस खाने को ले लेगा और इससे क्या होगा, इससे वो अपना न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। सीडोपोडिया एक फॉल्स फूड होता है जिसके पास जिससे वो आगे चलता है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉम द साइड। आगे आप बात समझ पाए होंगे। आप सारे बातों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स यूज करिए और मेरे से पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे श्री गोविंद क्लासेस और यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं, बनाना ही लाइएगा, लाइक करेंगे अगर अच्छे सेशन लगा होगा दोस्त, आपके लिए मदद करते हैं, इतना तो बनता है, लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर।